हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज प्री का एग्ज़ाम था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ 5 मिनट बात करने के लिए आया हूँ, ताकि जो है आप लोगों को एक आइडिया लग सके जो आज एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या पूछा गया है और कितनी चीज़ें उसमें जो हमने पढ़ी थी या हमने पढ़ाई थी उसमें जो है कितना कवर हुआ है। तो देखो, आज मैं सबसे पहले जीएस पेपर की अगर बात करूँ, तो उस जीएस पेपर के अंदर मेरे सामने मेरे पास क्वेश्चन जो है पेपर सेट सी है, और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और मैं क्योंकि अभी इसके बाद दूसरी क्लास शेड्यूल्ड है, तो कुछ बच्चों ने इसी बैच को बीच में भी ज्वाइन किया था, पीछे वालों को ही ख़त्म हो गया था, तो जितना थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा है तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ ग्लिम्स आज के पेपर की, कि जो हमने पढ़ा तो उसमें कितना कैसे कैसे रहा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा एनालाइज किया, उसमें एक एक क्वेश्चन को देखा। आप लोगों की क्लास में हम हर बार नोटबुक स्कैन के लिए मंगाते रहते हैं, मुकुल आपकी बहुत सारी हमने नोटबुक्स ली थी, और अलग अलग बच्चों की हम लेते रहते हैं। तो मैंने एक एक पार्ट उसमें बच्चों का देखा कि हाँ कौन सा कवर था, कौन सा कवर नहीं था। कुछ चीज़ें हमने डाल रखी थी, हमने आपकी वीडियोस में मैंने जा करके पॉज करके देखी कि क्या ये चीज़ है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली 100% हमारी क्लासरूम से थे, मैं जिसे 100% कह सकता हूँ, 99 भी नहीं, जो 100% थे, तो लगभग कह सकते हैं कि 100 में से 45 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं आज के पेपर में जो कि डायरेक्टली 100%, 100% हमारी क्लास से थे। और ये नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर है, तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। और कुछ बच्चे आज हमारे पेपर देने गए भी हो या इस वजह से कुछ आए भी नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में देखूं अगर, तो सेट सी के अंदर हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है हिस्ट्री के थे। और हिस्ट्री की अगर क्वेश्चन बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आपको बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने आपको एक चीज़ वहाँ पे पढ़ाई थी, धोलावीरा के बारे में हमने एक बात बताई थी। तो इस बार भी क्वेश्चन नंबर 12 आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। याद करो, हमने ये 4 क्वेश्चन किया था, और ऑप्शन आया हुआ है धोलावीरा, कालीबंगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए। तो ऑब्वियसली धोलावीरा था, तो हमने क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपकी नोटबुक में भी देखा, उसके अंदर आपको टेबुलर फॉर्म में एक समरी लिखवाई थी, और लास्ट में भी हमने ये बात लिखवाई थी। तो ये चीज़ भी हमारी डायरेक्टली क्लास से था। और याद करो, एक आपको जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया गया था, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इल्तुतमिश की कहानी पूरी समझाई थी। तो वहाँ बताया था कि कैसे जो है इन्वेजन हुआ, क्यों उसको सेवियर ऑफ जो है दिल्ली सल्तनत से दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, और वहाँ सारी बात समझाई थी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार जो है क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट वहीं से था, कि क्वेश्चन नंबर, यस 18, सॉरी 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्टली वहीं से ही था, दैट इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चिंगेज खान रीच्ड द इंदस। तो ऑब्वियसली बात है, ये वहीं से था। बाकी 2 ऑप्शन इसके अंदर गलत दे रखे थे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमारी हिस्ट्री से था। तो मैं हर सब्जेक्ट से कुछ एक दो चार क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि एक रफली आइडिया लग जाए। बाकी आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर ही सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन जो है, मैं कह सकता हूँ, इकोनॉमी जिसने पढ़ी है, आपने इकोनॉमी वो बैच आपने भी ज्वाइन किया था, आपने भी किया था, तो कुछ बच्चों ने नहीं किया था, एक अलग बात है। लेकिन हाँ, जिसने करी है इकोनॉमी, जिसको मैंने पढ़ाया था, तो वो बस इतना बता सकते हैं कि क्या हमने ये चीज़ क्लास में कवर अप करी थी या नहीं करी, इतना तो आइडिया लग ही जाएगा। और आजकल तो आप वैसे भी इकोनॉमी पढ़ रहे हो, है ना? ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। क्या ये क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है? नहीं कर रखा, बिल्कुल क्लास में हमने ये सेम चीज़ डिस्कस कर रखी है। इवन इसके बाद अगर बात की जाए, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एफडीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो याद करो, बहुत डिटेल में डिस्कशन हमने करी थी वहाँ पर।
क्वेश्चन आया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37 है ये। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, GDRs पढ़ाई थी आपको। और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, इनमें से विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये डायरेक्टली क्लास नोट्स से आया हुआ था, मैंने अभी क्लास नोट्स भी रेफ़र करी, तो उसके अंदर नोट्स भी मैंने जा कर के देखा। तो ये चीज़ अगर आप वहाँ पर देखोगे, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होती हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होती हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होती हैं, वहाँ पर मैंने जो है इसको पूरा कवर किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ वहाँ से था। एंड एक क्वेश्चन है 38 पे, और है कि इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी। याद करो, मैंने चेक किया, लेक्चर नंबर 44 में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, और जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था तो उस दिन मैंने 2 घंटे सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्यूएशन के ऊपर कराया था, और बहुत डिटेल में डिस्कशन कराई थी। और आज क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, इससे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। और याद करो, मुझे लगता है मैंने 20-25 अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें समझाई थी। तो डायरेक्टली हमारी ये क्लासरूम का क्वेश्चन था। फिर अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, वहाँ पर भी हमने एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ी थी, और अंकुर शायद आपने वो बैच ज्वाइन किया था एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाली क्लासेस उस टाइम, मुकुल आपने भी किया था, तुषार आपने भी वो किया था। तो उसमें आपको बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ाया था, और उसके अंदर जो है नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल्स क्या है, वो सारी चीज़ पढ़ाई थी। तो वहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आया है कि डेटरी वॉर्स किसे कहते हैं, और ये भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी में पढ़ा रखा है। उसकी डेफिनेशन में मेरे पास अंकुर की कॉपी स्कैन थी, तो मैंने उसमें से चेक किया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी के बाद अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी जो है अगेन फिर भी पिछले सालों की तरह, आ जाओ प्लीज़। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी फिर से जैसे पिछले साल सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं से ही थे, इस बार मैं कह सकता हूं वैसे तो 100% कवरेज था, 90% डायरेक्ट था, 10% थोड़ा करंट ओरिएंटेड था अगर बच्चे ने देखा होगा, नहीं तो 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली क्लास में से थे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको कुछ पता भी हो, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत जो है, क्वेश्चन का लेवल भी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं था, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, और मुझे लगता है जिसने क्लासेस ली थी उसको भी नहीं लगा होगा। क्वेश्चन है जैसे राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्टिकल 15, 19, 21 और 29। तो क्या कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 21, 2 नंबर फ्री के। आपको लगेगा सर मजाक चल रहा था क्या? नहीं, ये सीरियसनेस है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉलिटी के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे। अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो पॉलिटी का सेक्शन जो आया है इनका, पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 51 to 54 पॉलिटी के थे, क्वेश्चन नंबर 61 to 70 भी पॉलिटी के थे, 97 to 100 भी पॉलिटी के थे। 3 अलग अलग सेक्शंस में इन्होंने पॉलिटी पूछी, और बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, बिना अभी पढ़े, आपको भी कईयों को पता होगा, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्वेश्चन पेपर देख के। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, दूसरा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, तीसरा सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, और चौथा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ये क्लास में हमने कई बार कर रखा है, हमारे को पता है कि जब सोशलिस्ट पढ़ाया था तो बताया था सोशलिस्ट वर्ड लेटर स्टेज पे ऐड किया गया था। तो आंसर इज सी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन जो है क्लास में से हमने कर रखा है। और याद करो प्रियम्बल जो हमने बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, तब भी वहाँ अमेंडमेंट्स आपको ये बातें वहाँ लिखवा रखी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा हमारी क्लास से था। अब ये आ रहा है व्हाट इज़ द, ये भी क्लास में डिस्कस कर रखा था, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया।
याद करो, बताया था आर्टिकल 31 डिलीट हो गया था, लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। क्या ऐसा है क्या? नहीं। नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, ऐसा भी नहीं है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, किसी भी, या फिर लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 300A की बात थी। और बताया था पहले फंडामेंटल राइट होता था, और ये भी समझाया था वो फंडामेंटल राइट क्यों डिलीट कर दिया था। फिर ये फंडामेंटल से हट के लीगल राइट बन गया था। लीगल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल। तो डायरेक्टली हमारी क्लास का क्वेश्चन था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड अभी एक क्वेश्चन और, अभी तुम्हारे को कुछ दिन पहले पढ़ाया जा रहा था, सिर्फ बेसिक बातें समझा रहा था मैं तुम्हें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, और दुनिया भर की बात समझा रहा था। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया, कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है विद द नोशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट होती है जिसका हेड एंजॉय करते हैं नॉमिनल पावर को। ये गवर्नमेंट होती है जिसके हेड एंजॉय करते हैं रियल पावर को। ये गवर्नमेंट होती है लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन है। ये तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसी सरकार है जिसकी जो है पावर्स को क्या कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट लगा दे। और याद करो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पे भी समझाया हुआ है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पर पहले किंग के पास सारी पावर होती थी, उस किंग की पावर को लिमिट कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर लेकर आए गए। तो याद करो, फिर ये भी बताया था आपको कि एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर 1 के अंदर भी बेसिक टर्म्स वहाँ पर गिवन है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है लेवल उसका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और अगर क्लास में किसी ने सीरियस से किया होगा तो फॉर श्योर वो जो है बच्चा अच्छे से करके आया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं हमारे डायरेक्टली इसी तरीके से क्लास से ही थे। अब जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो उसी दिन ये भी पढ़ा रहा था मैं आपको अभी कुछ दिन पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट्स फेडरल इन करेक्टर। मतलब हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फेडरल करेक्टर क्या चीज़ शो करती है? पहला, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट as elected represented from the constituent units. Union cabinet can have elected representative from regional parties. Fundamental rights are enforceable by the court of laws. तो हम ये अच्छे से जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या 2 संघीय सरकार जिसको हम कहते हैं। संघवाद किससे पता लगेगा फेडरल गवर्नमेंट है? जब वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होगा, और कोर्ट क्या कराएगा? क्योंकि याद करो एग्जाम्पल भी दिया था तुम्हारे को कि लड़ाई होगी तो वो किसके पास जाएगा, वो समझे। आज क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं कि लिबर्टी को हम किस सेंस से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक 45 क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे, कुछ हिस्ट्री के डायरेक्ट हैं, पॉलिटी के डायरेक्ट हैं, इको के डायरेक्ट हैं, एंड ज्योग्राफी के। कल सर आपको एक ओरिएंटेशन में मुझे सर बता रहे थे कि सर बच्चों को मैंने बताया कि ज्योग्राफी के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शायद उनमें पूछ रहे थे पानी जो है रिवर्स में ज़्यादा है या एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। देखो कल ओरिएंटेशन में समझा रहे थे कि बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है पीटी के अंदर, यही बात चल रही थी इंट्रोडक्शन में। आज ऐसे सही क्वेश्चन आया है। अभी तो तुम देखो पढ़ना शुरू करोगे, लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, the amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. The amount of water in the polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. इसका मतलब है सर जो अप्रोच हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आया जा सकता है, और लगभग उसी नेचर के ऊपर आज क्वेश्चन। ये तो किसी को नहीं पता था कि भाई कल प्री का पेपर है, और जब हम भी इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं हमें भी नहीं पता था प्री में क्या पूछेगा। 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारी क्लासरूम से हम अपनी कॉपी से उसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास सारी वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हुई है, हम एक टाइम पे किसी भी क्वेश्चन को रेफर करके दिखा सकते हैं। एंड जो बच्चे पवेड का फैसला ले चुके हैं या पवेड पढ़ चुके हैं, उनके लिए 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पीटी में डायरेक्टली पवेड से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 61 जो कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन नंबर है 64 जो नोडल एजेंसी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन नंबर है 98 जो एआरसी की रिकमेंडेशन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन नंबर है 5 जो एंशिएंट की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ऐसे 5 क्वेश्चंस टोटल हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है डायरेक्ट रिलेट करते हैं।
मतलब जीएस में उन बातों को चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन उन बातों की चर्चा सिर्फ पवेड में होती है। तो पवेड प्रूव टू बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल इन दिस प्रीलिम्स एग्जाम। तो मैं आपको पहले भी यही बोल रहा था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 नंबर का ये बोनस था उन बच्चों के पास जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, और बाकी 45 क्वेश्चन वो है ही। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि लगभग 50 क्वेश्चन, अगर इन 5 को भी मैं जोड़ दूँ कि ऐसे हो सकते हैं जो 50 क्वेश्चन 52 या एक दो ऊपर नीचे हों, तो 50 एक एवरेज क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि हमारी क्लास से डायरेक्टली हैं। एंड मैप की क्लास से 4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हमने जो है 3 क्वेश्चंस तो हमने डायरेक्टली कवर करा रखे हैं, एक आया इंदस रिवर सिस्टम से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी की क्लासेस के मैंने देखे कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ओवरऑल देखो, मैं तुम्हारे को यही बात शुरू से डे 1 से बोल रहा हूँ कि मैंने एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने एक एक क्वेश्चन को जो ये येलो मार्क कर रखा है मैंने, ये सारे क्वेश्चन हुए हैं जो आपकी कॉपी से टैलिड पड़े हैं कि 100% क्लासरूम से हैं, ये 100% क्लास से है, 100% क्लास। मैंने ये येलो कलर से जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रखा है ये सारे क्वेश्चंस हुए हैं जो आपके 100% क्लासरूम से हैं। और मुझे लगता है कि 45 क्वेश्चन अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाए, 45 क्वेश्चन, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है। और मैं पहले ही दिन से ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब पढ़ो लेकिन उसको 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा मदद करेगी। बच्चा कोशिश करता है कि जब तक मैं इतनी सारी ढेर ना लगा दूं किताबों का, ध्यान एक भी चाहे ना रहे, तब तक जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इकोनॉमी जब हमने कराया था तो कुछ बच्चे सवाल पूछते थे कि भाई कहाँ से करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ। हमने बोलता भाई करते चलो, जिस दिन प्री का एग्ज़ाम होगा हम यहीं मिलेंगे, हम भी यही होंगे, अगर ना आए सीधा यहीं आ जाना। क्लास की डिस्कशन से है, जो टेक्स्ट बुक्स दे रखी हैं सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। तो देखो, अगर आज हम कह सक रहे हैं 45-50 आए हैं, तो बच्चे ने इसके बाद, अभी तो मैंने साइंस के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने सर से पूछे नहीं कि कौन से पीछे के टैली नहीं करे, तो होपफुली 10-15 क्वेश्चंस वो भी होंगे। तो मुझे लगता है कि पास होने के लिए जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जो स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं, उस तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। लगातार इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन पेपर से अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो पेपर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। एंड जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा, या जो उससे नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से अपना इसको पढ़ते चलें। जो स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं, जिस भी तरीके से आप उसको फॉलो करते चलें। एंड मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हर साल हमारी क्लासेस से जो है क्वेश्चंस आते रह रहे हैं, उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी हम जो है उस तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे, यूपीएससी के जो है ऑलमोस्ट दायरे में वो क्वेश्चंस आ सकें। बाकी इससे रिलेटेड जब हमारी क्लासेस होंगी, कल परसों जब भी शेड्यूल्ड रहेंगी हमारी जीएस की क्लासेस, तो हम जो है इन पूरे क्वेश्चन पेपर को आपके साथ एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो कभी ऑनलाइन सेशन जो है हम प्लान कर लेंगे जिसमें कुछ आउटसाइडर स्टूडेंट्स भी होंगे, तो वो भी जुड़ पाएंगे और हम इस पूरे के पूरे प्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये अपडेट देना था आपको कि आज प्री का पेपर हुआ है, तो यू मस्ट ऑल्सो नो कि कैसा पेपर आया है और हमने उसमें कितनी कवरेज करी है। थैंक यू सो मच जी।